सबग्रुप या विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह, है ना। विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह या नॉर्मल सबग्रुप। विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह या नॉर्मल सबग्रुप। आपने देखा था बच्चों कि किसी भी आबेली समूह में लेफ्ट कोसेट हमेशा राइट कोसेट के बराबर होता है। अनाबेली समूह में किसी सबग्रुप के लिए बराबर हो भी जाता है, किसी सबग्रुप के लिए कोई एलिमेंट के लिए बराबर नहीं भी हो पाता है। तो अगर कोई सबग्रुप ऐसा हो जिसके सभी लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर हो जाएं, तो ऐसे समूह को हम लोग नॉर्मल सबग्रुप या ऐसे उपसमूह को हम लोग प्रसामान्य उपसमूह कहते हैं। तो प्रसामान्य उपसमूह की परिभाषा क्या हो गई कि किसी समूह G का कोई उपसमूह H, a subgroup H of a group G, विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। A subgroup H of a group G, a subgroup H of a group G, a subgroup H of a group G is said to be a normal subgroup of G. A subgroup H of a group G is said to be a normal subgroup of G, is said to be a normal subgroup of G if for every x belongs to G, xh is equal to hx। हर लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर हो। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, xh इक्वल्स टू hx। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे सबग्रुप को नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इसे h इस तरह से व्यक्त करते हैं, इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई h लेस देन इक्वल टू में लेस देन को बंद कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई h दिस G। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्त होता है नॉर्मल सबग्रुप या विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह। तो इसको आप अलग अलग तरीकों से भी देख सकते हो, अलग अलग तरीकों से भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट तो ये xh बराबर hx, हर G के प्रत्येक अवयव के लिए सारे लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अन्य परिभाषाएं, इसी को देखकर हम लोग कह सकते हैं अन्य परिभाषाएं, अदर डेफिनेशंस, अदर डेफिनेशंस, अदर डेफिनेशंस। जैसे Hg का नॉर्मल सबग्रुप होगा यदि और केवल यदि, Hg का नॉर्मल सबग्रुप होगा यदि और केवल यदि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, xh x इनवर्स बराबर h हो। अगर G के हर अवयव के लिए, ठीक है, G के किसी भी अवयव से H का कॉन्जुगेट सबग्रुप बनाओगे, संयुग्मी उपसमूह बनाओगे, तो वो H के बराबर हो जाए। H के सारे संयुग्मी उपसमूह यदि H के बराबर हो जाएं, तो H उसका नॉर्मल सबग्रुप होता है। ठीक है, यदि H के सारे संयुग्मी उपसमूह कॉन्जुगेट सबग्रुप्स इक्वल टू H हो जाएं, तो H नॉर्मल सबग्रुप होता है। अगर सारे संयुग्मी उपसमूह H के बराबर हो जाएं, तो H प्रसामान्य उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह होता है। समझ गए? और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि xh बराबर hx है, दोनों को x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के पीछे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो xh x इनवर्स बराबर hx x इनवर्स, x इनवर्स कट गया और h मिल जाएगा। दूसरा,
आप ऐसे कह सकते हो कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एच बराबर जी हो। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एच बराबर जी हो। ठीक है, यदि और केवल यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एच बराबर जी हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच बराबर क्या होता है। नॉर्मलाइजर ऑफ एच बराबर होता है जी के वो सभी अवयव जिनके लिए एक्स एच बराबर एच एक्स हो। किसी भी समूह में जिस अवयव के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं वो सारे अवयव उस सब ग्रुप के नॉर्मलाइजर के प्रसामान्यक के अवयव होते हैं। और नॉर्मल सब ग्रुप होने में आपको दिखाना पड़ेगा कि जी के हर अवयव के लिए ऐसा हो। तो नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहलाएगा जब जी के हर अवयव के लिए एक्स एच बराबर एच एक्स हो, मतलब जी का हर एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ एच के अंदर हो। तो इसीलिए एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि और केवल यदि नॉर्मलाइजर ऑफ एच जी के बराबर हो जाए। इसी के जैसा अगला डेफिनेशन आप देख सकते हो कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ दो वाम सहकुलकों का गुणनफल, वाम या ब्रैकेट में दक्षिण लिख दो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट ब्रैकेट में राइट लिख दो, ब्रैकेट में राइट लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट में राइट कोसेट्स इज अ लेफ्ट ब्रैकेट में राइट कोसेट। एक वाम ब्रैकेट में दक्षिण सहकुलक होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट ब्रैकेट में राइट कोसेट्स इज अ लेफ्ट ब्रैकेट में राइट कोसेट। नॉर्मल सब ग्रुप तभी हो सकता है जब दो लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट एक लेफ्ट कोसेट हो और दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट एक राइट कोसेट हो। अर्थात एक्स एच इंटू वाई एच बराबर एक्स वाई एच हो जाए या एच एक्स इंटू एच वाई बराबर एच एक्स वाई हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो सब ग्रुप नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट में टू लेफ्ट ब्रैकेट में राइट कोसेट्स इज अ लेफ्ट ब्रैकेट में राइट कोसेट। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट्स इज अ लेफ्ट कोसेट, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अ राइट कोसेट। दो लेफ्ट कोसेट्स का प्रोडक्ट लेफ्ट कोसेट बने, दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट राइट कोसेट बने। अगर ऐसा होता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो आप इस एच वाई को वाई एच बोल सकते हो। राइट कोसेट बराबर लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, तो दोनों एक्स और वाई साथ में आ जाएंगे और ऐसा बन जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब इनके बीच का ऑपरेशन है क्या? हर जगह ग्रुप थ्योरी में हर जगह प्रोडक्ट का मतलब बीच का ऑपरेशन ही है। इसके अलावा क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हर सेट में एक ही ऑपरेशन होता है, तो चाहे सम कहो, प्रोडक्ट कहो, चाहे जो कुछ भी नाम दो, हर जगह ग्रुप थ्योरी में उसका मतलब यही होता है कि उनके बीच का जो ऑपरेशन है। उसके अलावा कोई और ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है ग्रुप थ्योरी में। जो एक ऑपरेशन दिया गया है वही एक ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट पे कि ये जो देख रहे हो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच हो जाए, ये तो कहता है सारे लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर हो। ये कहता है सारे कॉन्जुगेट सब ग्रुप उसी एच के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसी को अगर आप एलिमेंट वाइज लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी यदि और केवल यदि for every G belongs to G तथा and for every H belongs to H, G H G inverse belongs to H। एक एलिमेंट ग्रुप से लो, एक एलिमेंट सब ग्रुप से लो,
और सब ग्रुप के एलिमेंट को बीच में रखकर ग्रुप के एलिमेंट को आगे और उसके इन्वर्स को पीछे रखकर जो कॉन्जुगेट बनाते हैं, जो संयुग्मी बनाते हैं, वो कॉन्जुगेट वापस H के अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि जब x H x इनवर्स बराबर H हो रहा है, जब x H x इनवर्स बराबर H हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक एलिमेंट G से, x किसका एलिमेंट है? G का। एक एलिमेंट G से लिया, एक एलिमेंट H से लिया, और G के एलिमेंट को पहले और पीछे उसके इन्वर्स को लगा दिया, तो जो प्रोडक्ट होता है वो अगर ये सेट H के बराबर है, इसका मतलब इसका जो एलिमेंट होगा वो वापस H का एलिमेंट बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। और ये वाला डेफिनेशन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेफिनेशन है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है। इसको हम लोग यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है। ओके, लिख लो आप लोग इसे। ये नॉर्मल सब ग्रुप और उसकी अलग अलग परिभाषाएं हो गई, नॉर्मल सब ग्रुप और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो गए। लिख लिया? अब देखो सर, बैक करना प्लीज। चलो तो मैं 5 मिनट आप लोगों को देता हूं, आराम से लिखो, मैं आता हूं 5 मिनट में। लिख लो आराम से, ठीक है? लिख लिया होगा अब तक तो। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, पहला E तथा G प्रत्येक समूह के E तथा G प्रत्येक समूह G के विशिष्ट उपसमूह होते हैं। E and G are normal subgroups of every group G. E and G are normal subgroups of every group G. E and G are normal subgroups of every group G. E तथा G प्रत्येक समूह G के विशिष्ट उपसमूह होते हैं। E and G are normal subgroups of every group G. उदाहरण के लिए आप इसको देख सकते हो, क्यों? क्योंकि आप एक अवयव आपको G से लेना है और E से तो आपके पास एलिमेंट ही E है। G इनवर्स किया, सब ग्रुप के एलिमेंट को बीच में, ग्रुप के एलिमेंट को आगे और उसके इनवर्स को पीछे किया, तो आपको वापस E मिल गया, सब ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए E नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। एक एलिमेंट ग्रुप से लेना है, एक एलिमेंट सब ग्रुप से लेना है और कॉन्जुगेट करके दिखा देना है कि वो सब ग्रुप में होगा। तो इस तरह से ये E और G हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। इन्हें तुच्छ या अनुचित विशिष्ट उपसमूह कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ट्रिवियल और improper normal subgroups. They are called trivial or improper normal subgroups. They are called trivial or
इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, इन्हें तुच्छ या अनुचित विशिष्ट उपसमूह कहा जाता है। अन्य उपसमूहों को अन्य विशिष्ट उपसमूहों को other normal subgroups are called proper normal subgroups. Other normal subgroups are called proper normal subgroups. Other normal subgroups are called proper normal subgroups. ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम लोग प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट है आबेली समूह का, अब सेकंड एग्जांपल है, आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group is normal subgroup. एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group is normal subgroup. क्यों? क्योंकि आबेली समूह में तो हर अवयव ही कम्यूट करते हैं, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा बराबर होते हैं। abelian ग्रुप में हर लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर होता है, इसीलिए एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group is a normal subgroup. आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल, प्रत्येक समूह का केंद्र, प्रत्येक समूह G का केंद्र विशिष्ट उपसमूह, केंद्र कौन सा होता है? Z of G, विशिष्ट उपसमूह होता है। सेंटर Z of G, center Z of G of every group G, center Z of G of every group G is a normal subgroup. Center Z of G of every group G is a normal subgroup. जो सेंटर होता है वो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि आपको एक एलिमेंट ग्रुप से लेना है, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G तथा फॉर एवरी X बिलोंग्स टू ZG, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू Z ऑफ G, Gx G इनवर्स। तो केंद्र का अवयव क्या होता है? सेंटर के एलिमेंट की क्या खास बात होती है कि वो सबके साथ क्रम विनिमय करता है। तो अगर x सेंटर में है तो x g के साथ क्रम विनिमय करेगा, और gx g इनवर्स को आप xg g इनवर्स कर दोगे और ये वापस gg इनवर्स आइडेंटिटी बन गया और वापस x मिल गया। इसीलिए समूह का केंद्र जो होता है वो हमेशा ही विशिष्ट उपसमूह होता है। विशिष्ट उपसमूह दिखाने का क्या तरीका हुआ? एक एलिमेंट ग्रुप से लो, एक एलिमेंट सब ग्रुप से लो, सब ग्रुप के एलिमेंट को बीच में रखो, ग्रुप के एलिमेंट को आगे और उसके इन्वर्स को पीछे रखो और दिखा दो कि जो एलिमेंट मिला वो वापस सब ग्रुप में है। इतना ही दिखाते हुए वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो समूह का जो केंद्र होता है वो हमेशा विशिष्ट उपसमूह होता है। ठीक है। If H is a subgroup of Z of G, then H is a normal subgroup of G. If H is a subgroup of Z of G, then H is a normal subgroup of G. ठीक है। यदि H केंद्र का उपसमूह है तो H भी G में नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है। सेंटर के सारे सब ग्रुप जो होते हैं वो भी G के नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। तो सेंटर के सारे सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्योंकि यदि फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G एंड फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H,
जी एच जी इनवर्स बराबर एच जी इनवर्स बराबर H बिलोंग्स टू H, क्योंकि H अगर H का अवयव है और H ZG का सब ग्रुप है तो H ZG का भी अवयव होगा। सब ग्रुप है तो सबसेट है ही, H के सारे अवयव सेंटर में होंगे, H के सारे अवयव सेंटर में है, H के सारे एलिमेंट सेंटर में है, तो इसका मतलब H भी सेंटर का अवयव होने के कारण सबके साथ क्रम विनिमय करेगा। तो G और H क्रम विनिमय कर जाएंगे तो जी इनवर्स साथ आ जाएंगे और वो हट जाएंगे। तो इस कारण से जैसे सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सेंटर के सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। सेंटर के सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। लिख लो। सेंटर के सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, तो जैसे सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट देखो, यदि किसी उपसमूह में समूह के आधे अवयव हों, if a subgroup has half of the elements of the group, if a subgroup has half of the element of the group, if a subgroup has half of the element of the group, then if a subgroup has half of the element of the group, that is its index is 2, that is its index is 2, then the subgroup is a normal subgroup. Then the subgroup is a normal subgroup. If a subgroup has half of the elements of the group, if a subgroup has half of the elements of the group, then this subgroup is a normal subgroup. जिसका भी सूचकांक 2 होगा, जिसके पास भी समूह के आधे अवयव होंगे, वह हमेशा उसका विशिष्ट उपसमूह होता है। जैसे पहला आप देख सकते हो, जो एन होता है वो हमेशा एस एन का विशिष्ट उपसमूह होता है। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन हमेशा एस एन का विशिष्ट उपसमूह होता है, क्योंकि 2 या 2 से बड़े एन के लिए अगर इसमें एन फैक्टोरियल अवयव हैं तो इसमें एन फैक्टोरियल बटा 2 अवयव हो गए। तो जिसमें भी समूह के आधे अवयव होंगे वो हमेशा ही विशिष्ट उपसमूह होगा। ठीक है, तो एन हमेशा ही एस एन का विशिष्ट उपसमूह होता है। मान लो कोई भी ग्रुप आप उठा लो जिसमें समूह के आधे अवयव हों, ठीक है, कोई भी समूह ले लो, कोई भी उप समूह ले लो जिसमें समूह के आधे अवयव हैं, तो वो हमेशा उसका विशिष्ट उप समूह होगा। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइज करके कह सकते हो कि यदि H G का उप समूह है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, जहां G में H का सूचकांक बराबर P हो, if H is a subgroup of G such that, if H is a subgroup of G such that
if H is a subgroup of G such that index of H in G equals to P, if H is a subgroup of G such that index of H in G equals to P, where P is the smallest prime P is the smallest prime dividing order of G. P is the smallest prime dividing order of G. ऑर्डर ऑफ G को विभाजित करने वाला सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो. P is the smallest prime dividing order of G, then H is a normal subgroup of G. तो H G का विशिष्ट उपसमूह होगा. H is a normal subgroup of G. जैसे 2 के लिए था, 2 से छोटा कोई तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकता, बट मान लो कि वो विषम कोटि का हो. जैसे उदाहरण के लिए ऑर्डर ऑफ G अगर 105 हो तो 35 कोटि का उपसमूह विशिष्ट होगा. If order of G is 105, if order of G is 105, if order of G equals to 105, then a subgroup of order 35, if order of G equals to 105, then a subgroup of order 35 is a normal subgroup. If order of G equals to 105, then a subgroup of order 35 is a normal subgroup. क्यों? क्योंकि अगर H की कोटि ऑर्डर ऑफ H बराबर 35 है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो G में H का इंडेक्स हो जाएगा 105/35 बराबर 3, और 3 वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 105 को विभाजित करती है. 105 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याओं में 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है. तो अगर इंडेक्स 3 हो गया और तो ये जो सब ग्रुप मिला 35 ऑर्डर का, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा. तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो. उसके बाद 7th पॉइंट, यदि ये आपने देखा कि 35 कोटि का उपसमूह अगर है तो विशिष्ट होगा. तो यदि किसी समूह G में किसी कोटि का एक और केवल एक उपसमूह हो, किसी समूह G में किसी कोटि का एक और केवल एक उपसमूह हो तो वह विशिष्ट उपसमूह होता है. If a group G has a unique subgroup of, if a group G has a unique subgroup of some order, if a group G has a unique subgroup of some order, if a group G has a unique subgroup of some order, if a group G has a unique subgroup of some order, then this subgroup is a normal subgroup. Then this subgroup is a normal subgroup. If a group G has a unique subgroup of some order, then this subgroup is a normal subgroup. तो subgroup हमेशा normal subgroup होता है.
किसी भी ऑर्डर का, मान लो कि किसी ग्रुप में किसी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है, जैसे S3 के सब ग्रुप आपने लिखा था, उसमें 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप अकेला होता है, तो 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल हो गया। A4 आपने लिखा है, A4 में आपने देखा था कि भाई 4 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप था H9 वो अकेला था, 4 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है। A4 में टोटल 10 सब ग्रुप होते हैं, एक ऑर्डर का एक होता है, 2 ऑर्डर के 3 होते हैं, 3 ऑर्डर के 4 होते हैं, 4 ऑर्डर का एक होता है, 12 ऑर्डर का एक होता है, तो यही 10 सब ग्रुप होते हैं। अब 4 ऑर्डर का अकेला है तो 4 ऑर्डर वाला सब ग्रुप नॉर्मल होगा। किसी भी ऑर्डर का अगर किसी ग्रुप में अकेला एक ही सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है। तो इस कारण से ये विशिष्ट उपसमूह होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये 7वां एग्जाम्पल हो गया। 8वां एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों कि यदि H G का एक चक्रीय उपसमूह है जो विशिष्ट हो, तो H के सभी उपसमूह G में विशिष्ट उपसमूह होते। If a cyclic subgroup H is a normal subgroup of a if a cyclic subgroup H is a normal subgroup of a group G, if a cyclic subgroup H is a normal subgroup of a group G, then every subgroup of H is normal subgroup of G. Every subgroup of H is normal subgroup of G. तो H के सारे सबग्रुप भी G के नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। अब जैसे मान लो कभी 105 ऑर्डर के ग्रुप में अगर 35 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मिल जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और 35 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है हमेशा साइक्लिक होता है, आपने पढ़ा है। 35 बराबर 5 गुना 7 होता है, 5 7 माइनस 1 को विभाजित नहीं करता है। तो कोई भी अगर 35 ऑर्डर का ग्रुप होगा तो हमेशा साइक्लिक होगा, हमेशा चक्रीय होगा। मतलब अगर 105 ऑर्डर के ग्रुप में जो 35 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा वो जब भी मिलेगा तो वो नॉर्मल भी होगा, क्योंकि सबसे छोटे लिस्ट प्राइम इंडेक्स का है वो, और साथ ही साथ वो चक्रीय भी होगा क्योंकि 35 ऑर्डर के तो सारे ग्रुप ही साइक्लिक होते हैं। तो अगर 35 ऑर्डर वाला कोई सब ग्रुप अगर चक्रीय मिल गया और नॉर्मल भी मिल गया तो उसके सारे सब ग्रुप भी जी में नॉर्मल होंगे। मतलब जो उसमें 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो भी नॉर्मल होगा, जो 7 ऑर्डर का होगा वो भी नॉर्मल होगा। समझ गए? जो उसके सारे सब ग्रुप होंगे वो भी नॉर्मल होंगे। तो इस तरह से अगर कोई साइक्लिक सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए तो उसके सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल होते हैं। उसके बाद ये तो आपने देख लिया इन सभी ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद आबेली समूह में तो आपने देखा ही बच्चों कि आबेली समूह के सारे उपसमूह विशिष्ट होते हैं, प्रसामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो अनाबेली समूह में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने क्यूवेट देखा है तो क्यूवेट के अवयव आपने देख रखे हैं +-1 +-i +-j +-k। और क्यूवेट के जो सारे उपसमूह होते हैं, क्यूवेट के उपसमूह क्या हैं? सब ग्रुप्स ऑफ क्यूवेट। सब ग्रुप्स ऑफ क्यूवेट में H1 है ट्रिवियल वाला, आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला, 1 से जनरेट होने वाला। H1 है 1, H2 है -1 से बनने वाला 1, -1, H3 है I से बनने वाला
1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आई कॉमा माइनस आई। H4 है J से बनने वाला 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा J कॉमा माइनस J। H5 है K से बनने वाला 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा K कॉमा माइनस K। और H6 है पूरा का पूरा ग्रुप। तो आप देख सकते हो H1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का, क्योंकि ट्रिवियल है। H1 और Q8 तो ये तो हमेशा ही Q8 के नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ये तीनों भी Q8 के नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ये तीनों भी Q8 के नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। क्यों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे? क्योंकि इन तीनों में Q8 में 8 अवयव हैं और इन तीनों में 4-4 अवयव हैं। तो अगर किसी उप समूह में समूह के आधे अवयव हो जाए तो वो समूह नॉर्मल होता है। इन तीनों का इंडेक्स 2 है, तो इसीलिए तीनों के तीनों सब ग्रुप नॉर्मल हैं। अब बचा ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा Q8 का, ये भी Q8 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्यों नॉर्मल सब ग्रुप होगा? या तो आप कर लो कि सेंटर है, तो सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, या फिर दूसरा रीजन ये भी दे सकते हो कि Q8 में 2 ऑर्डर का एक और केवल एक ही सब ग्रुप है, और किसी भी ग्रुप में किसी ऑर्डर का कोई अकेला सब ग्रुप हो तो वो सब ग्रुप नॉर्मल होता है। अब Q8 में 2 ऑर्डर का इसके अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप नहीं है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। Q8 में इसके अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप नहीं है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अतः आपने ये तो पढ़ा है कि आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है, परंतु यदि किसी समूह के सभी उपसमूह विशिष्ट हों, if every subgroup of a group is normal, सभी उपसमूह विशिष्ट हों, if every subgroup of a group is normal subgroup, if every subgroup of a group is normal subgroup, every subgroup of a group is normal subgroup, then the group need not be abelian. Then the group need not be abelian. तो उस समूह का विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। Then the group need not be abelian. Then the group need not be abelian. तो समूह का विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। समझ गए? आपने Q8 देख ही लिया। Q8 के सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हैं, लेकिन Q8 आबेली समूह नहीं होता, अनाबेली समूह होता है। उदाहरण के लिए Q8। फिर आप देख सकते हो जितने भी आपके Sn हैं, Sn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और n इज नॉट इक्वल टू 4। 3 या 3 से बड़े जितने भी हैं, ठीक है, तो Sn के विशिष्ट उपसमूह, बस 4 को छोड़कर Sn के विशिष्ट उपसमूह नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ Sn। Sn के विशिष्ट उपसमूह कौन कौन से होते हैं? पहला सिर्फ आइडेंटिटी वाला, दूसरा An और तीसरा Sn खुद। Sn के पास सिर्फ और सिर्फ 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। हर Sn के 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। पहला और तीसरा तो इम्प्रॉपर है, एक दूसरा ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। An जिसमें आधे अवयव होते हैं तो आधे अवयव रखेगा तो नॉर्मल सब ग्रुप बन ही जाएगा। तो Sn के विशिष्ट उपसमूह बस n बराबर 4 नहीं हो, S4 का अलग से लिखना है, ठीक है। S4 का अलग होता है, बाकी सब ऐसे हो गए। तो Sn के विशिष्ट उपसमूह लिख लो, ये सब Sn के विशिष्ट उपसमूह हो गए। राइट टॉप में आप अबेलियन होना आवश्यक नहीं है, आबेली के सभी होते हैं।
तो उस समूह का हाँ आबेली होना आवश्यक नहीं है, उस समूह का आबेली होना आवश्यक नहीं है, उस समूह का आबेली होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो, वहां पर आबेली कर लो। उसके बाद S4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स, S4 के विशिष्ट उपसमूह में एक एक्स्ट्रा आ जाता है नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्योंकि वो H9 जो आपने देखा था वो 4 कोटि का अकेला उपसमूह था, और किसी भी कोटि का कोई अकेला उपसमूह हो तो नॉर्मल होता है। तो इसलिए S4 में उनके अलावा एक और आ जाता है। एक तो ट्रिवियल है, आइडेंटिटी वाला, एक हो गया S4 में, वैसे तो ये S4 में अकेला नहीं आता, मैंने A4 का दिया था, बट ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। H3 जो आप देखोगे वो A4 हो गया, और H4 हो गया वो S4 हो गया। तो S4 के 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये 4 S4 के 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। बैक प्लीज, जल्दी लिख लो इसे। S4 के पास ये 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, S4 के ये 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। लिख लिया। S4 के बाद आप An पे आ जाओ। An के विशिष्ट उपसमूह, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ An, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, n बराबर 4 नहीं है। तो An के आपको जो विशिष्ट उपसमूह मिलेंगे बस 2 होते हैं, H1 बराबर आइडेंटिटी और H2 बराबर An खुद। इसके अलावा कोई विशिष्ट उपसमूह नहीं होता, बस n बराबर 4 को छोड़ दो, सारे के सारे इसके इम्प्रॉपर होते हैं। बस एक हो गया A4 के विशिष्ट उपसमूह, A4 के पास उसके अलावा एक ये वाला भी आ जाता है, तो इसीलिए 4 का अलग से देखा जाता है, बाकी सबको आप एक साथ देख सकते हो। नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ A4, A4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स में पहला तो आइडेंटिटी, दूसरा ये वाला जो 4 ऑर्डर वाला था, 1 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3, 1 4 2 3। H3 हो गया A4 खुद। तो बाकी सबके तो 2 होते हैं, बस एक A4 के 3 होते हैं। बाकी सारे An के 2 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, बस एक A4 के 3 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाते हैं। A4 के 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जाते हैं। तो ये जो आपने नॉन अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, उन सब में कितने कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो आप देख सकते हो। कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं और कितने कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। A4 जितने भी An है सब में 2 होते हैं, बस 4 को छोड़कर। ठीक है, जितने भी Sn है सब में 3 होते हैं, बस S4 को छोड़कर, उसमें एक एक ज़्यादा हो जाते हैं। लिख लो इन्हें आप लोग।
S4 में H3 कैसे हुआ? इसमें आधे अवयव हैं S4 के, तो नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। A4 में 12 अवयव होते हैं, S4 में 24 अवयव होते हैं। सब ग्रुप में अगर ग्रुप के आधे एलिमेंट्स होंगे तो नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। H2 चेक करने की बात है, चेक करो, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर आएंगे, इसीलिए चेक करके होता है, तो वहां से आता है ना। अब अगले डेफिनेशन पे आ जाओ, जिसका नाम है सरल समूह या सिंपल ग्रुप। सरल समूह या सिंपल ग्रुप। सरल समूह या सिंपल ग्रुप। एक समूह जी सरल समूह कहलाता है। एक समूह जी एक सरल समूह कहलाता है यदि जी का कोई उचित विशिष्ट उपसमूह नहीं हो। A group G is said to be a simple group. A group G is said to be a simple group. A group G is said to be a simple group. A group G is said to be a simple group if G has no proper normal subgroup. If G has no proper normal subgroup. A group G is said to be a simple group if G has no proper normal subgroup. अगर G के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो ग्रुप सिंपल ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह सरल समूह होता है। Every group of prime order is a simple group. Every group of prime order is a simple group. अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह सरल समूह होता है। Every group of prime order is a simple group. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही भाजक होते हैं, एक या p, और एक ऑर्डर वाला भी इम्प्रॉपर ही होता है और ग्रुप के बराबर ऑर्डर वाला भी इम्प्रॉपर ही होता है। तो इसलिए कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं होता। सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ सिंपल ग्रुप। दूसरा, भाज्य कोटि का प्रत्येक समूह अनाबेली समूह होता है। भाज्य कोटि का प्रत्येक सरल समूह अनाबेली समूह होता है। एवरी सिंपल ग्रुप of composite order or non-prime order, every simple group of composite order or non-prime order is a non-abelian group. Every simple group of non-prime order या composite order, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, is a simple group. क्यों? क्योंकि अगर भाज्य कोटि का है तो उसके भाजक होंगे। तो आबेली समूह में तो आपने पढ़ा है कि आबेली समूह के सारे उपसमूह विशिष्ट होते हैं, सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई नंबर अबेलियन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिलना ही मिलना है। मतलब कि अगर कोई
मान लो 10 ऑर्डर का आपका ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो उसमें 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होना ही है, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होना ही है। 12 ऑर्डर का कोई अबेलियन ग्रुप है, उसमें 2 ऑर्डर का होना ही है, 4 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, हर ऑर्डर का जो 12 को डिवाइड करे उस ऑर्डर का होना ही है। अब अबेलियन ग्रुप है और उसमें 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो नॉर्मल ही होगा, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो नॉर्मल ही होगा। इस कारण से आप देख सकते हो कि उसमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा मिलेंगे अगर उसका ऑर्डर प्राइम नहीं है तो। इसीलिए अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नहीं है और वो सिंपल है तो निश्चित रूप से नॉन अबेलियन होगा। अबेलियन होता तो दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए और नॉन अबेलियन होगा। तीसरा पॉइंट, भाज्य कोटि का सबसे छोटा सरल समूह 60 कोटि का होता है, जो A5 है। ठीक है, the smallest simple group of non-prime order, the smallest simple group of non-prime order, the smallest simple group of non-prime order, the smallest simple group of non-prime order is of order 60. The smallest simple group of non-prime order is of order 60, is of order 60, which is A5. भाज्य कोटि का सबसे छोटा समूह जो होता है वो भी 60 कोटि का होता है, उसके पहले नहीं होता, और वो A5 होता है। और A5 क्या, एन एक सरल समूह होता है। देखा है आपने, एन में आपने देख ही रखा है कि एन में 3 के अलावा, 3 या 3 से बढ़कर 4 के अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा खुद। कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रहा। बस एक A4 में आपको एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलता है, तो A4 सिंपल ग्रुप नहीं है, बाकी सब एन सिंपल ग्रुप है। एन एक सरल समूह है। एन इज अ सिंपल ग्रुप for every n greater than equal to 3, n is not equal to 4. n is a simple group for every n greater than equal to 3 and n is not equal to 4. n is greater than equal to 3, n is not equal to 4. A4 is not a simple group. A4 is नॉट अ सिंपल ग्रुप। जो A4 होता है, A4 में आपने देख ही रखा है कि 4 ऑर्डर का एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है, तो A4 इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। A4 सरल समूह नहीं होता। A4 इज नॉट अ सिंपल ग्रुप, A4 सरल समूह नहीं होता है। समझ गए? बाकी सारे एन जो है A4 के अलावा वो सब के सब सिंपल ग्रुप है ना। A4 बस सिंपल ग्रुप नहीं है। तो ये बात हुई सरल समूह क्या होते हैं और सरल समूह के एग्जाम्पल्स, कौन सरल समूह है, कौन सरल समूह नहीं है। अभाज्य कोटि में तो सारे के सारे सिंपल हैं, और अभाज्य नहीं है तो फिर तो बहुत कम ही सिंपल ग्रुप होते हैं भाज्य कोटि में। ओके बच्चों, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। विशिष्ट उपसमूह के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, विशिष्ट उपसमूह के गुणधर्म। विशिष्ट उपसमूह के गुणधर्म। विशिष्ट उपसमूह के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, विशिष्ट उपसमूह के गुणधर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि यदि Hg का विशिष्ट उपसमूह है तथा
K भी G का विशिष्ट उपसमूह हो, यदि H और K दोनों G के विशिष्ट उपसमूह हैं, यदि H और K दोनों ही G के विशिष्ट उपसमूह हैं, तो if H is a normal subgroup of G and K is a normal subgroup of G, then पहला H intersection K जो होगा वो भी G का विशिष्ट उपसमूह होगा. Then H intersection K is a normal subgroup of G. अगर H और K दोनों ही G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो H इंटरसेक्शन K भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा. H इंटरसेक्शन K भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा. ठीक है. H यूनियन K नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, ये तो तभी नॉर्मल हो पाएगा जब सब ग्रुप बन पाएगा. इफ एंड ओनली इफ. कब सब ग्रुप बन पाता अगर आपको याद हो तो, या तो एच के अंदर हो या फिर के एच के अंदर हो, या तो एच के अंदर चला जाए या फिर के एच के अंदर आ जाए. अगर ऐसा होगा तभी वो नॉर्मल सब ग्रुप हो पाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो पाएगा. ठीक है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सब ग्रुप ही नहीं होगा, और ऐसा हो गया तो H यूनियन के, अगर H के अंदर है तो H यूनियन के बराबर K हो जाएगा, तो पहले से दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप. तो इसीलिए इसमें तो कंडीशन है, इंटरसेक्शन में कोई कंडीशन नहीं है. और अच्छी बात है कि प्रोडक्ट में भी H के भी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तो उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है. H नॉर्मल सब ग्रुप है और K नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है और प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है. यूनियन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो. अगर कोई किसी के अंदर कंटेंट नहीं है तो यूनियन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. लिख लो पहली प्रॉपर्टी नॉर्मल सब ग्रुप की. लिख लिया. कितने क्वेश्चन आते हैं ग्रुप थ्योरी से? पढ़ते समय ये बात कहाँ दिमाग में आ रही है आपके? पढ़ाई पे ध्यान दो ना. सेकेंड ग्रेड में 5 आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में 10 आते हैं. आगे बढ़े. ओके. उसके बाद बच्चों दूसरा है कि यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तथा के जी का सब ग्रुप हो तो H इंटरसेक्शन के का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, परंतु H इंटरसेक्शन के का G में विशिष्ट होना या H में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है. आवश्यक नहीं है. If H is a normal subgroup of G, if H is a normal subgroup of G and K is a subgroup of G, if H is a normal subgroup of G and K is a subgroup of G, then H intersection K is a normal subgroup of K. Then H intersection K is a normal subgroup of K, but H intersection K need not be normal in G. But H intersection K is H intersection K need not be normal in G. ठीक है ना. दो सब ग्रुप है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन उस सब ग्रुप में नॉर्मल होता है जो खुद नॉर्मल नहीं है. उस सब ग्रुप में नॉर्मल होता है जो खुद नॉर्मल नहीं है.
ठीक है, जो खुद नॉर्मल है उसके अंदर नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और जी में भी नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इंटरसेक्शन उसमें नॉर्मल होता है, उसमें विशिष्ट होता है जो खुद नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। एच इंटरसेक्शन के में नॉर्मल होता है, अगर एच नॉर्मल है और के नॉर्मल नहीं है तो। उसी तरीके से यदि एच सब ग्रुप है जी का तथा के भी सब ग्रुप है जी का, तो एच के जो होगा वो सबसेट होता है जी का। सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सबसेट होता है। सब ग्रुप की गारंटी नहीं दे सकते। अगर दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए और दूसरा सब ग्रुप रहे तो एच के जो होता है वो जी का सब ग्रुप हो जाता है। एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए और दूसरा सब ग्रुप रहे तो जो प्रोडक्ट होता है वो सब ग्रुप हो जाता है। और अगर दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, एच भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तथा के भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो एच के जो होता है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। अगर दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो प्रोडक्ट, ये तो पहले भी देख चुके हो, दो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बट इस पॉइंट में देख रहे हो कि दोनों सिर्फ सब ग्रुप हैं तो उनका प्रोडक्ट सबसेट तो जरूर होगा लेकिन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। दोनों में से अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो प्रोडक्ट सब ग्रुप हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। बट अगर दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो प्रोडक्ट भी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रोडक्ट की बात हो गई। और एक प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी कि यदि एच भी के का नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉरी एच जी का या एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है तथा के जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो एच का जी में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। तो H का G में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। If H is a normal subgroup of G and K is a normal subgroup of H is a normal subgroup of K and K is a normal subgroup of G, then H need not be normal in G. H need not be normal in G. ठीक है, कहने का मतलब जो ट्रांजिटिव रिलेशन सब ग्रुप में होता है कि एच के का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है तो एच जी का सब ग्रुप होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ट्रू होना जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सही नहीं होता। नॉर्मल सब ग्रुप में हो सकता है कि एच के का नॉर्मल सब ग्रुप हो, के जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उदाहरण के लिए आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे ये एच बराबर आपने ले लिया 1, 1, 2, 3, 4, के बराबर आपने ले लिया 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 और 1, 4, 2, 3 और G बराबर ले लिया A4। तो H नॉर्मल सब ग्रुप हो गया K का। क्यों H K का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया? क्योंकि ये इसका आधे एलिमेंट रखता है। H में 2 एलिमेंट है, K में 4 एलिमेंट है, तो अगर किसी सब ग्रुप में ग्रुप के आधे एलिमेंट हो तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। H K का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, K नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, के नॉर्मल सब ग्रुप हो गया A4 का, G का, क्योंकि A4 में ये 4 कोटि का अकेला सब ग्रुप होता है, तो के नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, परंतु ये जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा G का। आपने A4 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप देखे हैं, H4 में तो 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी वाला, एक ये वाला और एक A4 खुद। इस टाइप का तो कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता A4 में। तो इसीलिए एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है, के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, परंतु एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप में सही नहीं होता, सब ग्रुप में सही होता है। लेकिन ये बात है कि अगर
दोनों ही G के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, अगर H भी G का नॉर्मल सब ग्रुप है तथा K भी G का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप भी छोड़ो, सिर्फ सब ग्रुप भी है, K G का सब ग्रुप है, जहाँ H जो है वो K का सबसेट हो जाए, H K के अंदर हो, तो H K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, पूरे ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है, और K G का कोई सब ग्रुप है जिसके अंदर H आता है, तो H K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। H अगर पूरे G में नॉर्मल सब ग्रुप है और H K के अंदर आता है, तो H K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, H K के अंदर आता है तो H K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। समझ गए? अगर H पूरे G का नॉर्मल सब ग्रुप है और H किसी G के किसी सब ग्रुप K के अंदर आता है, K का सबसेट है, तो H उस K का भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई नॉर्मल सब ग्रुप की। ये नॉर्मल सब ग्रुप था, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई नॉर्मल सब ग्रुप की। समझ गए? तो यही नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो। ये तो परिभाषा हो गई। और चेक कैसे कैसे करते हैं, आपने देखा आबेली समूह में तो सारे ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, अनाबेली में कभी समूह का केंद्र नॉर्मल होता है, कभी आप देख सकते हो कि H सबसेट है क्या K का, हाँ H K का सबसेट है, ये कंडीशन होनी चाहिए, H K का सबसेट है, सबसेट ये ऐसे है। वैसे तो मैंने कोशिश तो वही लिखने की थी, ऐसे है, H K का सबसेट है। सर सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी समझाना, ये वाली प्रॉपर्टी समझाऊं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है और K G का सब ग्रुप है। तो आपको दिखाना है कि H इंटरसेक्शन K जो है वो K का नॉर्मल सब ग्रुप है। दिखाने का तरीका क्या है, माना कि X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K तथा K बिलोंग्स टू K। अब K बिलोंग्स टू K और X बिलोंग्स टू, जो इंटरसेक्शन में होगा वो तो K के अंदर भी होगा, इम्प्लाइज KX K इनवर्स बिलोंग्स टू K। क्योंकि K भी कैपिटल K का अवयव है, स्मॉल x भी कैपिटल K का अवयव है, तो ये तीनों एलिमेंट तो कैपिटल K में ही है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी कैपिटल K में ही होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट भी कैपिटल K में ही होगा। पहली बार ये हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो कि अब H में दिखाने के लिए, अब K बिलोंग्स टू K, K बिलोंग्स टू K, तो K का अवयव है और K सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब K बिलोंग्स टू G, जो कैपिटल K में होगा G में तो होगा ही, और X बिलोंग्स टू H है, X बिलोंग्स टू H है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में होगा वो एक बार K में दिखा दिया, एक बार H में दिखा दिया, तथा दिया हुआ है कि H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। इस हिसाब से G से एक अवयव लिया K, H से एक अवयव लिया X, तो K एक X K इनवर्स H के अंदर आ गया। और इस तरह से आपने दिखा दिया, एक बार KX K इनवर्स K के अंदर आ गया, दूसरी बार KX K इनवर्स H के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि KX K इनवर्स H इंटरसेक्शन K के अंदर आ गया। अब आपने एक एलिमेंट K से लिया था, एक एलिमेंट K से लिया था और दूसरा एलिमेंट H इंटरसेक्शन K से लिया था, और दिखा दिया कि कॉन्जुगेशन जो है वो वापस H इंटरसेक्शन K में आ गया, इसलिए H इंटरसेक्शन K नॉर्मल सब ग्रुप हो गया K का। ये है। K G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो
के जी का सब ग्रुप होना जरूरी है क्या? आप अगर सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या आपका बीएड करना जरूरी है क्या? बीएड किए बिना भी दे सकते हो क्या? नॉर्मल सब ग्रुप तो सब ग्रुप नहीं होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा? परिभाषा नहीं पढ़ते हो आप? देखो, किसी समूह जी का कोई उप समूह एच, जब तक उप समूह नहीं होगा विशिष्ट उप समूह कहलाएगा कैसे? उप समूह होना बहुत जरूरी है। जब तक उप समूह नहीं होगा वो विशिष्ट उप समूह कैसे बनेगा? समझे? तो सब ग्रुप होना तो बहुत जरूरी है। परिभाषा पढ़ा करो। फोर्थ का फर्स्ट रिपीट, यदि एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है और के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच का जी में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। वही एग्जाम्पल दिया, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। एच जो है वो के का नॉर्मल सब ग्रुप है क्योंकि आधे अवयव रखता है। के जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है क्योंकि अकेला सब ग्रुप होता है 4 ऑर्डर का। लेकिन एच जी में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है। इसको ऐसे समझो कि भाई एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है के का, लेकिन और के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है जी का, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। समझ गए बच्चों? तो ये था नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट। कौन नॉर्मल सब ग्रुप है, कौन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर ओंकार सर की क्लास हो जाएगी। ओके, सिंपल सब ग्रुप का एग्जाम्पल, सिंपल सब ग्रुप नहीं होता है, सिंपल ग्रुप होता है। GLNZP सिंपल है क्या? नहीं, GLNZP कैसे सिंपल हो सकता है? उसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप SLNZP होता है। SLNZP इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ब्रेक ले लो थोड़ी देर का।